हाय, वेलकम बैक टू एप्पल क्लासेस। मैं चंदन कुमार आप सभी का एप्पल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 10 मॉडल पेपर 2026 सोशल साइंस का लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो आज हम लोग इनके मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे और एक एक प्रश्न को देखेंगे। आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ एमसीक्यू जो है उनको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग अपना पहला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अब इनमें से सभी कहने का मतलब, तो देखिए ऑप्शन में आपके बाद आपके पास दिया था क्या क्या, विनिर्माण हो जाए, निर्माण कार्य हो जाए और बिजली उत्पादन। तो ये सभी जो है किसमें, किसके अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब द्वितीय क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र हो गया कृषि। कृषि के कृषि से जो प्राप्त हुआ है हम लोगों को उसको क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं उनसे, मतलब कि कुछ नया रूप उनका जब हम लोग देते हैं तो वो क्या कहला जाता है? उत्पादन कहला जाता है। जैसे मान लीजिए कि कृषि के रूप में हम लोग गन्ना को उपजाए और गन्ना से क्या निकाल लिए? चीनी निकाल लिए। तो ये फैक्ट्री में जाएगा। तो चीनी जब निकाला जाएगा तो ये क्या हो गया? उत्पादन हो गया गन्ना से। तो ये हो गया आपका द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि हो गया। ठीक है, जब दुकानदार के पास पहुंच जाएगा और दुकानदार इसे बेचेगा या फिर एक ट्रक वाला लेकर दुकानदार के पास जाएगा तो ये क्या हो गया? आपका तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां हो गया। तो हम लोगों से यहाँ पे दूसरा अ, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में पूछा गया है तो हम लोग क्या बोल देंगे? विनिर्माण का कार्य हो गया, निर्माण का कार्य हो गया और बिजली उत्पादन हो गया। तो ये क्या है? हमारा द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत की आधी आधी से ज्यादा आबादी जो है कृषि कार्य करती है और कृषि कार्य जो है किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि भारत की जो बड़ा हिस्सा है वो किस पर निर्भर करता है? तो आजीविका के लिए तो वो प्राथमिक क्षेत्र, कहने का तात्पर्य है कि वो कृषि पर निर्भर करता है। ठीक है। ब्रूडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ब्रूडलैंड आयोग का संबंध जो है सतत विकास से है। सतत विकास क्या है? तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा विकास जो वर्तमान को नजर में रखते हुए भविष्य की भी चिंता करे। ठीक है, भविष्य के आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या करना है? हम लोगों को सोचना है। ऐसा नहीं करना है कि जो भी संसाधन हमारे पास आज है उन सारे संसाधनों को क्या कर ले? खा पी के बराबर कर दे और आने वाला भविष्य के बच्चों के लिए ना सोचें। तो हम लोगों को क्या करना है? ऐसा विकास करना है कि वर्तमान में भी विकास हो, साथ ही साथ आने वाले पीढ़ी का भी अच्छे से विकास हो सके, वो भी उन संसाधनों का उपयोग कर सके। ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग सतत विकास कहते हैं। तो ये किनके द्वारा दिया गया था? ब्रूडलैंड आयोग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और चौथा प्रश्न है, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया? तो आपको क्या बताना है? राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्माण किया गया था, गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 5 है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय में वृद्धि हुई है? तो उपभोक्ता बोलने का मतलब कि कितना कंज्यूम कर रहा है, मतलब कि सामान खरीद के खा पी रहा है। ठीक है, व्यय मतलब होता है कि खर्च करना, मतलब कि खाने पीने पर कौन सा इलाका का इलाका जो है, क्षेत्र जो है वो क्या कर रहा है? उनका क्षमता बढ़ा है खाने पीने के सामानों को खरीदने का। तो आपको क्या बताना, जो नगर में रहता है जो जनता, मतलब कि शहर में जो जनता रहता है, वो ज्यादा जो है उनका आर्थिक स्थिति जो है क्या हुआ? सुधार हुआ है। मतलब कि वो सामानों को खरीद करके क्या कर रहा है? ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र? शहर के क्षेत्रों में। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो है अपने खाने पीने पर ज्यादा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्या बोला गया है, इनमें से कौन से कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? तो इनमें से कौन है? सभी है। तो क्या क्या उदाहरण में दिया गया था, मतलब कि ऑप्शन में चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो मतलब चीनी भी कहाँ से प्राप्त होता है? हम लोगों को खेती से ही, गन्ना से प्राप्त होता है, मतलब खेती ही करते हैं। सूती वस्त्र ये कहाँ? कपास से प्राप्त होता है, तो कपास का भी हम लोग खेती करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, तो खाद्य प्रसंस्करण मतलब कि खाने पीने का चीज कहाँ से उपजाती हैं उपजाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। तो ये भी क्या हो गया आपका? कृषि पर आधारित ही उद्योग हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? तो राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? उपभोक्ता का व्यय और विनियोग का, मतलब कि कितना कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है। तो यही चीज जो है हम लोग किसमें शामिल करते हैं? राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। किसके अनुसार? प्रोफेसर केन्स के अनुसार। प्रश्न संख्या 8 देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की गणना किसके
किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो क्या बताना है, कच्चे माल की कीमत को हम लोग शामिल नहीं करते हैं। खेत में जो उपजाया गया इसको हम लोग शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये फिर जाकर उत्पादन होगा। उत्पादन के बाद ये जाकर के बिकेगा, तो मतलब जब उत्पादन होगा तो उत्पादन में ही ये कच्चे माल का दाम जोड़ लिया जाएगा, और जब उत्पादन हो के एक विक्रेता, बेचने वाला मतलब दुकानदार के पास पहुंचेगा, तो दुकानदार क्या करेगा, बनाने का भी दाम जोड़ लेगा इसके साथ, और ये अपना सेवा को भी जोड़ लेगा। और उसके बाद जो है उपभोक्ता या ग्राहक है, जब वो खरीदेगा, तो ग्राहक को जो वो वस्तु मिलेगा, तो वो किसका किसका दाम जुड़ा हुआ रहेगा, कृषि का दाम जुड़ा हुआ रहेगा, उत्पादन का दाम जुड़ा हुआ रहेगा, और दुकानदार का सेवा का दाम जुड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग से क्या पूछा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन गणना में किसे शामिल नहीं करते, तो मतलब कच्चा माल जब बनता है तो कच्चा माल का कीमत को हम लोग शामिल नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उत्पादन के बाद उनको जोड़ ही लिया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 क्या बोला है, इनमें से कौन वाणिज्य बैंक नहीं है, तो कौन नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, ये सभी बैंकों का क्या है, पापा है, ठीक है। मतलब कि सभी बैंकों का देख रेख यही करते हैं, कौन, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग आरबीआई भी कहते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सहकारिता के संचालन का दायित्व दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ था, तो सहकारिता तो कब प्राप्त हुआ था, 1919 में प्राप्त हुआ था। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी, तो क्या बताना आपको, रेगनर नर्स ने दिया था, ठीक है। इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है, तो किसका पारिश्रमिक ब्याज है, पूंजी का, मतलब पूंजी करने का मतलब धन, रुपया पैसा। आप रुपया पैसा कहीं पे लगाते हैं तो वो आपको क्या देता है, कमा करके देता है ना। यदि मान लीजिए आपके पास पैसा आया, आप क्या कि कोई फैक्ट्री खोल दी या फिर कोई दुकान खोल दी, तो एक बार पैसा लगाए, अब उसी पैसा से आप क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं ना, तो वो आपको क्या दे रहा है, प्राथमिक ब्याज दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13वां देखिए क्या बोला है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है, तो किस स्तर पर कार्य करता है, जिला स्तर पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 14, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, तो 1995 में बना, क्योंकि 1995 में ही डब्ल्यूटीओ का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू से वर्ल्ड, टी से ट्रेड, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ। इससे पहले जो था ये वुड्सलैंड संगठन था, कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। वैसे तो इनका यदि हम लोग देखें तो फोर फादर जो था कौन था, 1945 में ही इनका नींव रखा जा चुका था। लेकिन ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब हिंदी में विश्व व्यापार संगठन जो है, वो कब बन जाता है, 1995 में बनता है, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है, तो कितने दिनों के अंदर, 45 दिनों तक के अंदर में, ठीक है। कहीं कहीं पे 30 दिन भी लिखा हुआ रहता है, तो आप थोड़ा सा कंफर्म हो जाइएगा 30 दिन है या 45 दिन, क्योंकि कहीं पे उत्तर 30 दिन भी है, ठीक है, और कहीं पर 45 दिन भी है, ठीक है। तो आप कंफर्म हो जाइएगा कि 30 दिन होगा या 45, ये आपको किताब में मिल जाएगा, ठीक है। किताब के अनुसार चलना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ये क्या बोला गया है, मेजनी का संबंध किस दल से था, तो मेजनी का संबंध किससे था, कार्बोनरी से था या यंग इटली से था। मेजनी का संबंध में भी यंग इटली से था, ठीक है। एक मिनट देख लेता हूँ, मेजनी का संबंध किस दल से था। पूछा कुछ पूछा कुछ बता रहा है कुछ, ठीक है, तो आपको याद रखना, हटाइए। आप देख लीजिए, वैसे कार्बोनरी भी था, ये भी एक क्या था, क्रांतिकारी संगठन था। तो मेजनी का आपको क्या बताना है, कार्बोनरी, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, कालवाक्स आदेश किसने जारी किया था, तो ये किसने, कार्ल्स वाद का आदेश जो है किसने जारी किया था, मेटरनिक ने जारी किया था, ठीक है। साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया था, तो पहली बार ये रूस के अंदर अपनाया गया था। रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी, तो किसके, तो केरेंस्की के नेतृत्व में क्या बनी थी, सरकार बनी थी, ठीक है। और चेका कैसा संगठन था, तो आपको क्या बताना है, गुप्त पुलिस संगठन था चेका,
ठीक है। और पहला यूटोपियन समाजवादी कौन था? तो यूटोपियन समाजवादी कहने का मतलब क्या, एक उदारवादी समाजवादी, ठीक है। क्योंकि इसके बाद देखिए यूटोपियन के बाद क्या आ जाता है, साम्यवादी आ जाता है, जो कि सरकार को भी मानने से मना कर देता है, जो कि किसी भी देश का सीमा को मानने से मना कर देता है, ठीक है। तो वो क्या था, साम्यवादी था। तो यहाँ पे यूटोपियन, यूटोपियन बोलने का मतलब उदारवादी समाजवाद, बोल मतलब कि जिसके पास पैसा, भाई कमाओ, पैसा है तो कमाओ, ठीक है, कोई तुमसे छीनेगा नहीं। लेकिन साम्यवादी जब आया तो पैसा तुम रख नहीं सकता। पैसा रखने का मतलब क्या हो गया कि जब यदि तुम पूंजीपति है तो तुम किसका शोषण करेगा, गरीबों का शोषण करके पूंजी बनाया है, ठीक है। तो वो आ जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि यूटोपियन तो मतलब उदारवादी समाजवादी वाले कौन थे, तो कौन थे पहला? तो आपको क्या बोलना है, सेंट साइमन थे, ठीक है। बाओ दाओ की जो सरकार थी उनमें से, उन निम्न में से उनको जो है किनका समर्थन प्राप्त था? तो किनका समर्थन प्राप्त था? फ्रांस का समर्थन प्राप्त था, ठीक है। और जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो कौन नहीं था? चीन नहीं था। कहीं पे पोलैंड भी लिखा हुआ था, ठीक है। चीन और पोलैंड, ये देख, इसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। चीन, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन, जो कि आपका 1929 में था। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ठीक है। और इन्होंने ही जो है यहाँ पे पूर्ण स्वराज के बारे में क्या रख देता है, डिमांड रख देता है कि अब हमें जो है आज़ादी क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज के रूप में, मतलब कि पूरे तरीके से अंग्रेज क्या हो जाए, यहाँ पर से चला जाए, ठीक है। और इससे पहले यदि आप बोलिए कि कैसा आज़ादी मांग रहा था भारत के लोग, तो आपको क्या बताना, 1929 से जो पहले है, भारत के लोग ये मानते थे, या फिर कांग्रेस के जो नेता थे उस वक्त ये मान रहे थे कि ठीक है आप भी शासन कीजिए, लेकिन भारत के लोगों को भी क्या दे दीजिए, कुछ अधिकार दे दीजिए, कुछ क्षेत्रों पे शासन करने का, कुछ निर्णय लेने के लिए दे दीजिए, ठीक है। जिसको बोला गया था डोमिनियन स्टेट, ठीक है। लेकिन अब जो है जब पूर्ण स्वराज का डिमांड किया तो अंग्रेज जो है कौन सा चीज देना चाहते थे? डोमिनियन स्टेट, जैसे बोलता है ना कि जब ज्यादा दूर से गिरोगे तो झाड़ी पर भी आके लटकोगे, ठीक है। तो वही है कि जब डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांग रहा था तो उस वक्त देने को तैयार नहीं था। जब पूर्ण स्वराज का डिमांड उठा दिया तब अंग्रेज इन लोगों को जो है, या फिर कांग्रेस को, या फिर भारत के लोगों को जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना चाहते थे, ठीक है। तो ये जो है पूर्ण स्वराज का डिमांड कब उठा था? लाहौर अधिवेशन में ही उठा था, ठीक है। 1927 था क्या, 1928 था? ठीक है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, 1929 में हुआ था, थोड़ा सा कंफर्म हो जा रहा हूँ, दिसंबर 1929, ठीक है। आ, अब चलिए, अगला क्वेश्चन जो है 25 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने किया था? तो किसने किया था? ये जो चंपारण एग्रीन समिति था, इनके द्वारा किया गया था। क्योंकि बिहार के अंदर में चंपारण में ही क्या हो रही थी, नील का खेती हो रहा था। और नील के खेती के लिए ही क्या लेकर आया था, तीन कठिया व्यवस्था लेकर आया था अंग्रेज, कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में क्या करना, आपको नील का खेती करना अनिवार्य था। तो इनका समाप्ति करवाने के लिए गांधी जी इसीलिए चंपारण भी आते हैं, और चंपारण में ही पहला आंदोलन करते हैं गांधी जी भारत में आने के बाद। 1915 में जब भारत लौटे अफ्रीका से गांधी जी, तो पहला उनका आंदोलन जो है कहाँ से हुआ था, चंपारण से ही हुआ था, ठीक है। तो और चंपारण एग्रीगियन समिति जो है, इन्होंने ही तीन कठिया व्यवस्था को समाप्त करने का क्या रखा था, सिफारिश किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बोला गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का नियुक्त किया गया था? तो आपको क्या बताना है, हंटर समिति का नियुक्त किया गया था, ठीक है। और उनके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन थे हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक? महात्मा गांधी थे। 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारत, चलिए इसको ना मैं डाल देता हूँ इसको, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी, ताशकंद में किया था। और ताशकंद जो है उस समय में क्या था, रूस का हिस्सा हुआ करता था, यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 29 देखिए, वामपंथी शब्द का प्रथम प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? तो किस क्रांति में हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। चार्सिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड के अंदर हुआ था। पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी? तो सेवज की संधि किया गया था, ठीक है। और 32 नंबर का प्रश्न, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो आपको क्या बताना है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस जो है
द्वितीय गोलमेज में शामिल हुए थे। और जो है तीनों तीन गोलमेज हुआ था, ठीक है। तो 1930, 1931 और 1932, ठीक है। तो तीन गोलमेज में, तो गांधी जी जो है दूसरा गोलमेज 1931 वाला में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और बाकी तो उसमें होता नहीं है उसके बाद। सेकंड गोल में इसमें गांधी जी जब, इससे पहले क्या हो जाता है गांधी जी के साथ, गांधी रिबन पैक्ट हो जाता है, जिसके कारण गांधी जी मान जाते हैं कि वो दूसरा गोल मेज में क्या होंगे, शामिल होंगे। यदि आपसे पूछा जाएगा कि तीनों गोल मेज में कौन शामिल हुआ था, तो आपको बताना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो है ये तीनों गोल मेज में शामिल हुए थे, ठीक है। और गंगा राज राजा गंगा सिंह जी जो है वो भी, मतलब कि प्रिंसली स्टेट की ओर से कौन शामिल हुए थे, गंगा सिंह जी, ठीक है, जो कि राजा थे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट की तरफ से। ये जो है गंगा सिंह जी जो है, ये तीनों सम्मेलन में क्या हुआ था, सम्मेलन हुए थे। और एक थे सप्रू जी थे, ठीक है। सप्रू जी जो थे वो भी जो है तीनों सम्मेलन में क्या, गोलमेज में शामिल हुए थे। तो तीन व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, तीनों गोलमेज में शामिल हुए थे, ठीक है। गंगा सिंह जी, दूसरा संप्रू जी थे, इसका क्या नाम था पूरा भूल गया मैं, और तीसरा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो ये तीनों जो है तीनों गोलमेज में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, सॉरी आगे बढ़ गए क्या। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए क्या बोला है, राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था, मतलब भारत की आजादी के बाद। और इस समय में भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो अब चलिए, क्योंकि आज के समय में सारा दोस्त किसको दिया जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू को ही दिया जा रहा है ना। तो और इस समय में जो 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध भी हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, 34। अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र का स्थापना किसने किया था, तो सिकंदर ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, ठीक है। और एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक कौन हो गया, आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो कि किसी भी देश का जब अर्थव्यवस्था बिगड़ जाता है, तो उस समय में कौन पैसा देता है, आईएमएफ देता है। जैसे पाकिस्तान कंगाल हो गया, तो वो किससे लोन लेगा, आईएमएफ से, ना कि वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है लोन देता है किसके लिए, विकास करने के लिए। किसके लिए देता है, विकास करने के लिए। यदि मान लीजिए कि आपको सड़क बनाना है, पुल बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप किससे लोन मांगेगा, वर्ल्ड बैंक से। और यदि आप कर्जा में डूब गए हैं, आपका अर्थव्यवस्था मतलब कि खत्म होने वाला है एक देश के तौर पे, तो आप किसके पास जाइएगा लोन मांगने के लिए, आईएमएफ के पास, ठीक है। दो अलग अलग है। तो विश्व बैंक जो है क्या है, इनको अलग नाम से हम लोग क्या, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, इसी को विश्व बैंक भी कहते हैं। और आईएमएफ दूसरा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। आज लगता है टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या बोला गया है, मुद्रालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया था, तो किसने किया था, जनरल लॉर्ड एडम्स, गवर्नर जनरल जॉन एडम्स, ठीक है। लॉर्ड लिटन था शायद, इस टाइम पे ही प्रेस पे क्या लगा था, वर्नाकुलर एक्ट आया था लॉर्ड एडम्स के समय में, ठीक है। सॉरी लॉर्ड एडम्स कहते हैं, लिटन के समय में आया था, वर्नाकुलर एक्ट आया था 1887 में आया था, ठीक है। और 1887 से लेकर, नहीं 4 साल रहे थे, 1886 से लेकर के 1890 तक जो है लॉर्ड लिटन रहे थे, तो इसी टाइम पे आया था, तो और उसी टाइम पे शायद वो किए थे। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन आपको सी ही बोलना है अभी। आप इसको भी एक बार चेक आउट कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि लॉर्ड लिटन है या फिर जॉन एडम्स है। क्योंकि मेरे अनुसार, क्योंकि 1887 में जो है वर्नाकुलर एक्ट आता है, तो वर्नाकुलर एक्ट जब आता है तो उसी टाइम पे क्या बोला जाता है कि भाई छपाई करने के लिए तुमको क्या लेना पड़ेगा, प्रिंटिंग मशीन बैठा रहा है तो तुमको क्या लेना पड़ेगा, अब सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग लाइसेंस बोलते हैं। तो सरकार से अनुमति लेने को क्या बोला जाता है, लाइसेंस बोला जाता है, ठीक है। तो ये लॉर्ड लिटन के समय में आया था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है आपका गवर्नर जनरल
जॉन एडम्स। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 37 को फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है, मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया, तो क्या बताना है, इंडिपेंडेंस, द इंडिपेंडेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था, तो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। और ये जो है जोकोबिन क्लब जो था फ्रांस का, उसको भी इन्होंने क्या किया था, ज्वाइन किया था। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का कौन सा ऐसा शासक था जिन्होंने जेकोबिन्स क्लब आ, में सम्मिलित हुआ था, तो आपको क्या बताना है, टीपू सुल्तान, ठीक है। और ये कहाँ के शासक थे, कर्नाटक थे, कर्नाटक के शासक थे, ठीक है। और इसी के समय में या फिर इन्हीं को हराने के लिए क्या है, 3 कर्नाटिक वार लड़ा गया था। कितने कर्नाटिक वार, 3 कर्नाटिक वार। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है, मार्टिन लूथर को दिया जाता है। अन्नामलाई बाग अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो आपको क्या बोलना है, तमिलनाडु। अन्ना हो गया, मलाई हो गया, ये यदि शब्द सब लगा हुआ रहता है तो खास करके ये कौन सा क्षेत्र में होता है, तमिलनाडु या फिर दक्षिण भारत का क्षेत्र होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से किस में जीवाश्म होते हैं, तो जीवाश्म किस में होते हैं, कोयला में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, तांबा खनन में से कौन सा स्थान संबंधित है, तो कौन सा स्थान तांबा खनन के लिए संबंधित है, तो खेतरी स्थान। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है, तो आपको क्या बोलना है, इनमें से सभी। अब इनमें से सभी कौन कौन था, दामोदर घाटी में पाया जाता है, सोन घाटी में पाया जाता है और गोदावरी घाटी में पाया जाता है। कोयला वाला क्षेत्र है, गोंडवाना कोयला वाला क्षेत्र है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल का उदाहरण है। नगदी फसल कहने का मतलब क्या, कि जिसको बेचेंगे और बेचने के बाद हमें क्या आ जाएगा, तुरंत पैसा आ जाएगा। जैसे देखिए चावल हो गया, धान हो गया, तो इसको हम लोग नहीं भी बेचते हैं, रखते हैं, साल भर खाते भी हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इनका फसल कर लेते हैं, जैसे गन्ना हो गया, रबर हो गया, मूंगफली हो गया, हमारा एक ही उद्देश्य होता है क्या, कि इनको बेच करके क्या करना, पैसा कमाना। तो हमारा जब उद्देश्य सिर्फ क्या हो, कि बेच करके पैसा कमाना, तो वो कौन सा फसल हो जाता है हमारा, नगदी फसल हो जाता है। कौन सा फसल हो जाता है, नगदी। तो गन्ना, रबर और मूंगफली ये क्या है, हमारा नगदी फसल है। क्या है, नगदी। क्योंकि इनको जब भी हम लगाएंगे तो हमारा एक ही उद्देश्य होगा क्या, कि इनको बेचकर ज्यादा से ज्यादा क्या कमाओ, पैसा कमाओ। प्रश्न संख्या 46 पे आ जाइए, क्या बोला है, भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो भारत में शासन कौन कर रहा था, अंग्रेज, तो अंग्रेज के ही द्वारा किया जाएगा। पुर्तगाल भी कर रहा था, ठीक है, गोवा वाला हिस्सा में जो है पुर्तगालीज का शासन था, ठीक है। फ्रांस का भी शासन था, चंदनपुर हो गया बंगाल का। और अंडमान निकोबार नहीं हो गया, ये जो है एक आइलैंड और है, पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी जो है, तो वहां पर कौन करता था, फ्रांस करता था शासन, ठीक है। मुंबई के कुछ हिस्सों पे भी फ्रांस का कब्जा था, लेकिन जब वहां की रानी मतलब कि राजकुमारी का शादी किनके साथ होता है, ब्रिटेन के राजकुमार के साथ होता है, तो वो क्या करता है, मुंबई को दान में दे देता है, ठीक है। हम लोग दान देने के लिए बने हैं ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है, मतलब कि तुरंत क्या आ जाए, कुछ ऐसा घटना घट जाए, आ, प्राकृतिक घटना घट जाए, तो कौन से व्यक्ति जो है आपको क्या करेंगे, संभालने के लिए आएगा, तो क्या बोलना है, इनमें से सभी। तो कौन कौन आएंगे, तो सबसे पहले स्थानीय प्रशासन आएगा, जो लोकल पुलिस तुलिस होगा वो आ जाएंगे, ठीक है। स्वयंसेवी संगठन होंगे, जो एनजीओ होते हैं, जो जिनका उद्देश्य ही होता है क्या करना, आम जनता का मदद करना। और उनके बाद वहाँ के स्थानीय लोग, ठीक है, तो वो जुड़ेंगे और एक दूसरे का मदद करेंगे, ठीक है। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है, तो ये कौन सा है, नर्मदा नदी पर है। और इसी के कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चला था कुछ समय तक, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे कहाँ के, गुजरात के, तब। और ये कौन सा राज्य में स्थित है, तो आपको क्या बताना है, गुजरात में ही नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। और कहाँ पे जाकर मिलती है, कौन सा सागर में, तो आपको क्या बताना है, नदी जो है कौन से सागर में गिरती है, अरब सागर में, अरब सागर में। निकलती कहाँ से है, तो अरावली के पहाड़ से शायद निकलती है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 49 देखिए, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जाति आपदा है, तो मानव जाति मतलब कि मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया समस्या, ठीक है। तो कौन सा, सांप्रदायिक दंगा है, मतलब कि हिंदू मुस्लिम करके आपस में क्या किए, लड़ लिए, तो वो सांप्रदायिक दंगा हो गया ना। या फिर जाति धर्म के नाम पे लड़ लिए, तो वो क्या कहलाया जाएगा, सांप्रदायिक दंगा। और ये किसके कारण होता है, आम आदमी के कारण, आम आदमी नहीं, यहाँ पे भड़काने वाला एक आदमी होता है, उसके कारण होता है, ठीक है। चाहे कोई भी कारण हो जिससे आदमी भड़क जाए और आपस में क्या करने लगे, मारपीट करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, तो वो क्या कहा जाएगा, सांप्रदायिक दंगा।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या बोला, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो क्या बोलना है आपको, आयताकार भवन की आकृति होना चाहिए, ठीक है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है। यदि कांडला के बदले पूछ ले कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है, तो ये मुंबई के अंदर है, ठीक है। और शायद कांडला का ही नाम बदल के दीनदयाल बन किया गया है। कांडला पोर्ट जो है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1854 में हुई थी। और इसी के आसपास 1854 में ही क्या रेल भी चली थी ना शायद, कहाँ से, मुंबई टू ठाणे। कितना किलोमीटर था, 35 किलोमीटर था। कितना किलोमीटर, 35 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ, मुंबई टू ठाणे। मुंबई टू ठाणे था, ठीक है। हम लोग थाना बोलते हैं इधर, उधर थाना था, ठीक है, थाने नहीं, ठाणे नहीं, ठाणे था, ठीक है, मुंबई टू ठाणे। कितना, 35 किलोमीटर। कब, 1847, सॉरी 47 कहते हैं, 54 या 57 में, 57 में तो युद्ध हो गया था, ठीक है, 54 में ही चला था, 54-55 में। अब चलिए 52 नंबर में देखिए, भारतीय डाक का स्थापना कब हुआ था, 1854 में हो गया, ठीक है। 53 में भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल कितनी लंबाई है, तो 2320 है, कहीं पर 2300 है, कहीं पर 2200 है, तो आपको याद रखना कहीं पे 2500 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यार मैं भी ये कंफ्यूज हो गया हूँ, आखिर में है कितना, ये आपको किताब से देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर 2500 किलोमीटर लिखा हुआ है, कहीं पर 2400 भी लिख दिया है, यहाँ पे 2320 लिख दिया है सी नंबर में, ठीक है। तो इसका आंकड़ा जो है बार बार बदलता रहता है, क्योंकि ये देखिए सरकार इस पे सड़क बना सकती है, तो आंकड़ा क्या होगा, बदलेगा। कहाँ टू मुंबई टू, सॉरी मुंबई कहते हैं, अमृतसर टू कलकत्ता के बीच में कितना बताया जा रहा है, कोई कोई बोल रहे हैं कि 2400 है, ठीक है, 2400 किलोमीटर, और कोई बता रहा है कि 2500 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप किताब के अनुसार देख लीजिएगा किताब पे कितना लिखा हुआ है एग्जैक्ट, ठीक है। तो किताब के अनुसार ही आपको टिक आउट करना है, क्योंकि आंकड़ा जो है क्या होता है, बदलता रहता है ना, कि सड़क बना दिया ज्यादा तो बढ़ जाएगा दूरी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो क्या बोला जा रहा है, भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है, तो किसका, तापीय विद्युत का, मतलब कोयला तोयला से जो बिजली उत्पन्न किया जा रहा है, उनका हिस्सेदारी क्या है, ज्यादा है भारत में। पुराने जलोढ़ को किस नाम से जानते हैं, तो क्या बताना है, बांगर के नाम से जानते हैं। भारत में तंबा गलाने वाला पहला कारखाना कहाँ स्थापित है, तो घाटशिला में स्थापित है। काजू की खेती के लिए कौन सा मृदा जो है उपयुक्त है, तो क्या बताना है आपको, लेटराइट मृदा जो ये उपयुक्त है। प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये आपको क्या बताना है, झारखंड में स्थित है। भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, तो क्या बोलना है आपको, बाबू बूदन की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है, तो क्या बताना है, सभी, जैसे कि तेज बारिश हो रहा है, वनों की कटाई हो रहा है, खनन गतिविधियां हो रहा है, मट्टी खुदाई हो रहा है, तो ये सब क्या है, भूक्षरण, मतलब कि मिट्टी की बर्बादी के लिए क्या है, कारण बनता है मिट्टी की बर्बादी का, ठीक है। अब चलिए अभी बिहार में जो इसके लिए कानून भी लेकर आ रहा है शायद बिहार सरकार, कि कोई भी अपना निजी जमीन से अपने क्या कर सकता है, अपने कार्य के लिए ही मिट्टी को उपयोग कर सकता है, ठीक है, और वो मिट्टी को बेच नहीं सकता, ठीक। किस चीज को रोक रहा है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है, भूक्षरण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या बोला है, कि मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता में पाया जाता है, तो मोनाजाइट कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, केरल के अंदर पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन सा है, तो सबसे ज्यादा कौन सा भू आकृति है, मैदानी क्षेत्र है भारत में। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, मतलब कि कौन सा तत्व ज्यादा बढ़ रहा है, तो आर्सेनिक, और आर्सेनिक से अलग अलग प्रकार का बीमारी भी हो रहा है, कैंसर कैंसर तक भी यहाँ तक हो जा रहा है, ग्लैड में स्किन कैंसर हो जा रहा है, ठीक है, किडनी कैंसर हो जा रहा है, तो मतलब अलग अलग प्रकार का। और आपका जो चमड़ा है, स्किन है, वो भी क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, वोमिटिंग होगा, सर दर्द करेगा, किसके कारण, आर्सेनिक के कारण, जब आपके पानी में आर्सेनिक का मात्रा ज्यादा होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 64 जो है, कांवर झील जो है कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, बेगूसराय में। और कांवर झील को जो है क्या, अ, अ, रामसर साइट, ठीक है, रामसर साइट का क्या मिल गया है, इसको दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। कांवर झील जो है बिहार में, यदि आपसे पूछा है कि रामसर साइट कौन सा है,
क्षेत्र कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, कांवड़ झील है। और एक जो है रामसर साइट का भी हाल फिलहाल में वेटलैंड का जो है दर्जा किसको दिया गया है, गोगा पक्षी अभयारण्य को शायद दिया, गोगा बिल को दिया गया है, जो कि कटिहार के अंदर है। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है, कटिहार के अंदर है। ठीक है, तो इनको भी रामसर साइट क्षेत्र का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। ठीक है, और यदि हम लोग अगला क्वेश्चन को देखें यहाँ पे, तो क्या बोले, भारत में जो मैनग्रोव मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, सुंदरवन में। इसको हम लोग डेल्टा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो अब देखिए मैनग्रोव कैसा भूमि होता है, हल्का बोल सकते हैं दलदली वाला भूमि होता है, पानी का मात्रा क्या होता है जहाँ पे प्रचुरता होता है। ये कैसे बनता है कि मान लीजिए कि नदी है, इधर से बहते हुए आ रहा है, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, समुद्र है। तो अब देखिए नदी का जो है उसके पास क्या मिल जाता है, आज़ादी मिल जाता है कि आप कैसे भी है तो आप समुद्र में गिर जाओ। जब ये मिल जाएगा तो जो नदी के पानी के साथ क्या आ रहा होता है, मिट्टी का कण आ रहा होता है, तो वो क्या हो जाता है, मुंह पर जमा हो जाता है। ठीक है, मुंह पर जमा हो जाता है, तो ये जमा होते होते क्या बना देगा, एक टीला बना देगा, जिसके चारों ओर से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है जो कि समुद्र और नदी के मुंह पर बना हुआ है, ये क्या कहला जाता है, आपका मैनग्रोव कहला जाता है। ठीक है, क्या कहला जाता है, मैनग्रोव, या फिर हम लोग इसको डेल्टा भी बोलते हैं। तो ये भारत में कहाँ पाया जाता है मैनग्रोव, तो आपको क्या बताना है, सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, सुंदरवन मैनग्रोव। ठीक है, और ये कहाँ पर है आपका, बंगाल के अंदर है, और बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी है। ठीक है, कौन सा पार्टी है ममता बनर्जी का, टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो कौन सा खनिज है जो उद्योगों की जननी, जननी बोलने का मतलब माँ है। ठीक है, तो कौन सा है, लोहा, लोहा एस, क्योंकि लोहा के बिना कोई भी हम लोग पदार्थ बना सकते हैं क्या, नहीं। और जब लोहा का निर्माण हुआ या फिर लोहा का खोज हुआ, लोहा के खोज के ही बाद हमारा जो है मानव जाति जो है एक अलग प्रकार से क्या किया, विकसित किया, हुआ ना। अब चलिए 67 क्वेश्चन में देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको क्या बताना है, गोरखपुर। और हम लोग जिस क्षेत्र में आते हैं, तो हम लोग का क्षेत्र कौन सा आता है, पूर्व मध्य क्षेत्र आता है, और पूर्व मध्य क्षेत्र का या फिर मध्य पूर्वी क्षेत्र का जो है आपका मुख्यालय कहाँ पर है, हाजीपुर में है। कहाँ पर है, हाजीपुर में। कुल मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा, तो कुल मुख्यालय कितना है, 18 मुख्यालय है। ठीक है, दिल्ली हो गया, मुगल सराय हो गया, चेन्नई हो गया, गोरखपुर हो गया, हाजीपुर हो गया। तो हम लोग का क्या कौन सा है, मध्य पूर्वी रेलवे का, मध्य पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है आपका, हाजीपुर। यदि सभी रेलवे का मुख्यालय पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो आपको क्या बताना है, दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में। 68 नंबर में देखिए, बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है, तो कौन सा जिला है, रोहतास है। और रोहतास के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो है साक्षरता दर जो है कहाँ पर है, रोहतास के ही अंदर है सबसे ज्यादा। साक्षरता दर मतलब कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कहाँ पर है ज्यादा, रोहतास के अंदर है। ठीक है, कहाँ पे, रोहतास। और दूसरा नंबर पे कौन आता है, रोहतास के बाद, रोहतास के बाद दूसरा नंबर पे कौन आता है, वैशाली आता है। वैशाली के बाद फिर तीसरा नंबर पे कौन आता है, पटना आता है। तो पहला नंबर पे साक्षरता दर में रोहतास, दूसरा नंबर पे वैशाली, और तीसरा नंबर पे पटना। चलिए 69 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है, कितने समय का होता है, तो कितना, कोई भी नेता देता है तो सबका कार्यकाल कितना है, 5 साल का है। और लेकिन किसी एक का 6 साल का है, तो वो कौन है, राज्यसभा का सदस्य। कौन है, जो राज्यसभा का सदस्य है उनका कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा सदस्य का 6 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। और देखो देखिए, नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से, तो नगर निकायों का संबंध कौन सा संवैधानिक संशोधन से, 74वां। और ग्राम पंचायत का किससे है, ग्राम पंचायत किस संवैधानिक संशोधन से बनाया गया है, पंचायत, तो आपको क्या बोलता है ना वहाँ पे, ग्राम पंचायत 73वां। कौन सा है, 73वां। और नगर निकाय कौन सा है, 74वां। समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है, तो समवर्ती सूची पर कौन, राज्य सरकार भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है। जैसे कि शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, ये किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अभी मान लीजिए कि इस पर जब दोनों कानून बना ले, राज्य सरकार भी कानून बना ले और केंद्र सरकार भी कानून बना ले, तो किसका कानून मान्य होगा, तो आपको क्या बताना, वहां पे केंद्र सरकार का कानून जो है वो क्या होगा, मायने रखेगा।
मान्य होगा और राज्य सरकार का जो कानून है वो क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत जो है क्या है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पावर किसको दिया गया है, केंद्र को दिया गया है, तो केंद्र का ही पावर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या बोला गया है कि ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है, तो किसके लिए आरक्षित स्थान दिया गया है ग्राम पंचायत इलेक्शन में, किसके लिए आरक्षित है, तो सभी के लिए। तो अब सभी के लिए कौन कौन है, अनुसूचित जनजाति हो गया, जनजाति समाज हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया और महिला हो गया। तो इनके लिए क्या होता है कि ग्राम पंचायत चुनाव में सीट जो है आरक्षित होता है। जैसे हम लोग जब भी इलेक्शन होता है ग्राम पंचायत का तो बोला जाता है ना कि मुखिया पद इस बार महिला ही बनेगी कोई, ठीक है, या फिर कोई छोटा जाति ही क्या वार्ड सदस्य के लिए लड़ सकता है कानून के हिसाब से। ठीक है, अब चलिए 73 नंबर का प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर। टोटल केंद्र शासित राज्य प्रदेश कितना है, 8 है, और राज्य कितना है कुल भारत में, 28 है। कौन कौन है केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य, तो आपको क्या बोलना है, सबसे पहले जम्मू कश्मीर हो गया, दूसरा कौन हो गया इसका पड़ोसी लद्दाख हो गया, तीसरा कौन हो गया, नीचे और आइए, चंडीगढ़ हो गया, और चंडीगढ़ से नीचे आइएगा तो क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। अब दिल्ली से नीचे जब आप आइएगा तो क्या हो जाएगा, दमन और दीव गुजरात के अंदर हो जाएगा, दादर एंड नगर हवेली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर से आइएगा अरब सागर में घुस जाइएगा तो आ, लक्षद्वीप आ जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप से फिर इधर आ जाइए तो अब क्या हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। टोटल कितना हो गया, 8। इसके अलावा भी कोई और है क्या, नहीं। तो कुल कितना बोलना है आपको कि केंद्र शासित पर राज्य जो है कुल कितना है, 8, और राज्य कितना है भारत में, 28 है। तो जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित राज्य है। और भी आपको 8 याद रख लेना है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, ठीक है, उसके बाद लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली और पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अब देखिए पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो कौन होता है, प्रमुख होता है। और पंचायत समिति जो है इसका काम क्या होता है, एक तरफ क्या है, पंचायत, और दूसरी तरफ कौन है, जिला। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो कड़ी होता है वो कड़ी कौन है आपका, पंचायत समिति है। ठीक है, तो पंचायत समिति जो है वो पंचायत का समस्या को लेकर कहाँ जाएगा, जिला में, और जिला से पैसा ला करके वो किसको देगा, ग्राम पंचायत को देगा। ठीक है, और फिर ग्राम पंचायत में क्या करेगा, विकास करने का कार्य होगा। ठीक है, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी, तो 2006 में हुई थी। कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है, तो कितना, 50,000 जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है, और लगभग 10,000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन होता है। ठीक है, और नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है, तो नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है, नगर आयुक्त होता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। लोकतंत्र का ये क्या है, प्राण है। यदि मान लीजिए कि कोई राजनीतिक दल नहीं रहा तो क्या लोकतंत्र रहेगा, नहीं रहेगा। बम्बई राज्य का विभाजन किस राज्य का गठन किया गया था, तो कौन सा राज्य हुआ था, बम्बई का विभाजन करके कौन कौन सा राज्य बनाया गया था, गुजरात और महाराष्ट्र बनाया गया था। ठीक है, यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ब्रुसेल्स। चलिए क्या हो जाएगा, ब्रुसेल्स होगा, थोड़ा सा हम भी यहाँ पे मिस्टेक करते, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं हम लोग, लघु उत्तरी पे। आपका ऑब्जेक्टिव सारा समाप्त हो गया, लघु उत्तरीय प्रश्न पे आते हैं, और पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है। ये बार बार ऐसा क्यों हो जा रहा है भाई। अब देखिए आदि औद्योगिकरण से क्या अभिप्राय है, तो आपको क्या बताना है? आदि औद्योगिकरण, आदि मतलब क्या होता है, प्रारंभ, ठीक है, शुरुआती। औद्योगिकरण उस चरण को संदर्भित करता है जो आधुनिक मशीन आधारित कारखानों के आगमन से पहले यूरोप में मौजूद था। इस अवधि में उत्पादन ग्रामीण घरों में होता था, व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करते थे, और परिवार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए सामान बनाते थे। अब चलिए देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, कि ये क्या बोला, आदि मतलब होता प्रारंभिक, जब मशीन तशीन नहीं आया था उस वक्त जो है औद्योगिकरण कैसा चल रहा था। तो क्या बताना आपको, जो व्यापारी हुआ करता था वो कच्चा माल खरीद कर क्या करता था, अपने परिवार को दे देता था,
मतलब कि घर में जो भी सदस्य हुआ करते थे उनको देता था। और वो सदस्य मिल करके ग्रामीण इलाके का वो क्या करते थे, उस कच्चे माल से क्या करते थे, सामान बनाते थे, जो भी उत्पादन करते थे। फिर उनके बाद व्यापारी जो है उन सामान को लेकर कहाँ जाता था, बाजार में जाता था और बाजार में जा करके बेचा करता था। ठीक है, तो ये जो है आदि औद्योगिकरण है, मतलब कि शुरुआत का जो औद्योगिकरण था ये था। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है, बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस क्यों लिया गया। तो अब देखिए, बंगाल विभाजन जो है 1911 में व्यापक किया था। तो इनका विरोध जो है व्यापक रूप से हुआ और स्वदेशी आंदोलन के कारण वापस ले लिया गया। अब जो लोग हैं वो जब भी बंगाल विभाजन करता है तो लोगों के बीच जो है स्वदेशी आंदोलन जाग पड़ता है। ठीक है, हम लोग कुछ भी यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो क्या अपने देश का प्रयोग करेंगे। तो जिसके कारण जो है अंग्रेज थोड़ा सा क्या होता है, सहज जाता है। सहज जाने के कारण वो क्या करता है, अपना आंदोलन जो है सॉरी बंगाल विभाजन जो है उसको क्या कर देता है, रोक देता है। जिसने हिंदू और मुसलमानों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या कर दिया था, एकजुट कर दिया था। और यहाँ पर जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल करके क्या करता है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ता है। यूटोपियन और वैज्ञानिक समाजवाद में क्या अंतर है। तो यूटोपियन समाजवाद आदर्शवादी और काल्पनिक समाज है, काल्पन कल्पनाशील है, जो कि शांतिपूर्ण बदलाव चाहता है। तो अभी देखिए, जो यूटोपियन है, अभी हम क्या बताए थे, उदारवादी था। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से क्या चाहता है, समाज में बदलाव चाहता है, सबको क्या बराबर हक मिले। जबकि वैज्ञानिक समाजवाद भौतिकवादी और विश्लेषणात्मक है, जो क्रांति कार्रवाई के माध्यम से पूंजीवाद को खत्म करने पर आधारित है। और वहीं पर यदि हम लोग बात करें कि वैज्ञानिक समाजवाद क्या है, तो ये क्या कहता है, यूटोपियन से बिल्कुल अलग है। ठीक है, कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपना अधिकार लेने के लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। और सड़क पर उतर के क्या करना पड़ेगा, आपको क्रांति करना पड़ेगा। और क्रांति के ही माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पूंजीवाद को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि एक प्रकार से भड़का रहे थे। तो कार्ल मार्क्स भी जो थे वो कौन से थे, इन्हीं के थे ना, वैज्ञानिक समाजवाद ही थे। उन्होंने भी बोला था क्या, कि एक समय आएगा जब क्या होगा, आम जनता जो है, जो मजदूर या श्रमिक वर्ग है, वो परेशान हो जाएगा। और परेशान होकर के वो क्या करेगा, अपने मालिक पूंजीवादी पूंजीपतियों के खिलाफ क्या कर देगा, आंदोलन कर देगा। और जब आंदोलन करेगा तो इससे क्या होगा कि पूंजीपति को छोड़ना पड़ेगा। और पूंजीपति जब अपने गद्दी को छोड़ेगा तो उसके बाद जो है क्या, उस धनराशि को लोगों के बीच में समान वितरण कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जिससे कि समाज में क्या आ जाएगा, समानता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहना था कार्ल मार्क्स का। तो यहाँ पर वही बोला है। तो यूटोपियन आपको क्या बोलना है, कि उदारवादी नेता था। ठीक है, कि भाई समाज में जो गरीबी है उसको क्या करना है, आराम आराम से हटाओ। ठीक है, एक दिन में नहीं हटेगा। लेकिन वहीं पे जो वैज्ञानिक समाजवाद थे, उन्होंने क्या बोला, कि एक ही क्या है रास्ता है, कि पूंजीपतियों के खिलाफ क्या कर दो, क्रांति कर दो। ठीक है, उसको मार पीट के भगाओ और उनका संपत्ति का सही तरीके से लोगों के बीच क्या कर दो, बंटवारा कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला है, लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं। तो आपको क्या बताना है, लैंगिक विभेद का अर्थ क्या है, किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसके साथ असमान पक्षपात व्यवहार करना, जिससे कि सामाजिक रूढ़ियों के कारण अवसरों से क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कि लैंगिक विभेद करने का मतलब कि लड़का लड़की लिंग के आधार पर क्या करना, कि लोगों से भेदभाव उत्पन्न करना। ठीक है, तो जो कि किसी भी समाज के लिए क्या एक धब्बा है। या मान लीजिए आप लिंग के आधार पर जब अपने ही व्यक्तियों से क्या करते हैं आप, कि लड़का है ये लड़की है, क्योंकि वो तो लड़का लड़की कौन करेगा, आपका ही बच्चा होगा, आप उन्हीं के साथ कीजिएगा ना। तो जब आप अपने बच्चे के साथ लड़का और लड़की में विभाजन कीजिएगा, तो क्या आपका परिवार या फिर वो बच्चा जो है वो आगे बढ़ पाएगा, क्या नहीं बढ़ पाएगा। तो उसके विकास में आप क्या बन जाएंगे, रुकावट बन जाएंगे। और ये समाज के लिए क्या है, कि कौन व्यक्ति करता है, जो रूढ़िवादी तरीके, जो व्यक्ति होते हैं, जो पुराने तौर तरीके से चलते आ रहे हैं, उनको ही सर्व मानते हैं। तो वो होते हैं कि महिला और पुरुष में भेदभाव उत्पन्न करते हैं। और जब भेदभाव ज्यादा उत्पन्न हो जाता है तो मतलब वो समाज के लिए क्या होता है, एक प्रकार से धब्बा होता है। ठीक है, आप किसी को भी जो है आगे बढ़ने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ग्राम कचहरी के क्षेत्राधिकार बताइए। तो क्या बताना है, ग्राम कचहरी का क्षेत्राधिकार छोटे मोटे दीवानी मतलब कि सिविल और फौजदारी क्रिमिनल मामलों को स्थानीय स्तर पर सुलझाने और त्वरित न्याय प्रदान करने तक क्या होता है, सीमित होता है। तो मतलब ग्राम कचहरी क्या होगा, कि जो छोटका मोटका मामला है, सिविल दीवानी को बोलते हैं, सिविल मतलब कि घर का मामला है कोई भी है, और छोटा मोटा कान का पार झाड़ दिया या उठा पटक हो गया है,
तो छोटा यदि मामला है तो आप उसको कहाँ पे सुलझा सकते हैं, ग्राम कचहरी में तुरंत सुलझा सकते हैं, ठीक है, बिना लंबा लाइन लगाए हुए, बिना लंबा वेट किए हुए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्या बोला गया है कि 12 जो है क्या है, भारतीय लोकतंत्र की दो विशेषताएं बताइए। तो पहला जो है, दो विशेषताएं क्या क्या है, पहला सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, मतलब कि जिसका भी उम्र 18 साल हो गया तो सभी को वोट देने का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, संसदीय प्रणाली, जहाँ कार्यपालिका संसद के प्रति क्या होता है, जवाबदेही होता है, देह होती है, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि सभी को वोट, पहला वोट देने का अधिकार, और दूसरा जो संसदीय प्रणाली है, तो यहाँ पर यदि कोई सांसद चुना गया तो वो क्या करेगा, लोकसभा में जाकर के जवाब देगा कि उन्होंने कौन सा काम किया, तो उनका जवाबदेही होता है। और 15 नंबर का क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या है, मानव विकास सूचकांक के संकेतों का उल्लेख करें। तो अब देखिए, इसको हम लोग HDI भी बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बोलते हैं। तो मानव विकास सूचकांक के 3 संकेत हैं, ठीक है। तो पहला स्वस्थ होना चाहिए, यदि मान लीजिए किसी भी देश का व्यक्ति जो पूरा तरीके से स्वस्थ है। उसके बाद बच्चे को अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए, शिक्षा प्राप्त होना चाहिए, स्कूलिंग के वर्ष। और जीवन स्तर प्रति व्यक्ति सकल आय राष्ट्रीय आय के बराबर होना चाहिए, राष्ट्रीय आय होना चाहिए, मतलब कि पहला क्या हो गया कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, दूसरा शिक्षा होना चाहिए, तीसरा कि वो अच्छा खासा पैसा कमा ले। तब बोलेंगे कि किसी भी देश का जो एच डी आई इंडेक्स है, मतलब मानव विकास सूचकांक है, वो क्या है, अच्छा है। तो भारत का मानव सूचकांक विकास कितना है, रैंक कितना है, शायद 113 है या 131 है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। भारत का HDI रैंक कितना है, ह्यूमन डेवलपमेंट वीक, सॉरी, 130वां है। हम लोग मतलब कि बहुत विकास किए हैं, ठीक है। पहले तो थोड़ा सा नीचे भी हुआ करता था, लेकिन अभी बहुत ऊपर है, 130वां है 193 देश में, ठीक है। मात्र जो बोल सकते हैं कि कितना देश बच गया, और 33 देश बच गया जो हमसे क्या है, खराब कंडीशन में है। नहीं तो बाकी से हम तो और भी खराब में ही, 133 देश से कंडीशन हम लोग का क्या है, काफी खराब है। मतलब कि यहाँ के लोगों का ना अच्छा स्वास्थ्य है, ना ही यहाँ के लोगों को अच्छा शिक्षा मिला है, और ना ही यहाँ के लोग जो है अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है, यदि अच्छा शिक्षा मिला रहता, सबसे अच्छा स्वास्थ्य रहता, अच्छा शिक्षा मिला रहता और जीवन स्तर अच्छा रहता तो अच्छा कमाता, और वो व्यक्ति क्या, खुश भी अच्छा रहेगा। तो फिर हैप्पी इंडेक्स में भी क्या होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भी भारत का रैंक अच्छा होता। तो HDI रैंक जो है खराब है, तो मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स भी क्या होगा, कचरा ही होगा भारत का, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी देखिए हम लोग अभी जो है सिर्फ छोटा क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, लघु उत्तरी कर रहे हैं, ठीक है, दीर्घ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा 16 18 21 आ गया सीधा, ठीक है। तो अब देखिए, उदारीकरण को परिभाषित करें, ठीक है। तो उदारीकरण को परिभाषित करने के लिए आपको बोला गया है, तो आप क्या बताएंगे उदारीकरण में। तो उदारीकरण का अर्थ क्या है कि आर्थिक नीतियों में सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों को क्या करना, कम करना, ताकि निजी क्षेत्र और बाजार शक्तियों को क्या कर सके, बढ़ावा मिल सके। उदारीकरण कहने का मतलब क्या है कि सरकार जो है, जो अपना हर एक जगह नजर रख के रखा है व्यापार पे, तो अपनी नजर को क्या करे, थोड़ा सा कमजोर करे। और जो व्यापारी वर्ग है या फिर जो मार्केट है, बाजार है, उसको क्या कहते हैं, दाम या फिर कीमत लगाने का क्या दे, निर्णय दे, ठीक है। डिमांड और सप्लाई पर छोड़ दे, जितना मांग उतना क्या होगा, सामान बिकेगा, ठीक है, या फिर उतना दाम रहेगा। तो उन पे जब हम लोग छोड़ देंगे तो वो क्या कहला जाएगा, उदारीकरण कहला जाएगा, ठीक है। कि सरकार का जो नीति है वो बाजार के लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सरकार बस बैठ करके देखेगा, लेकिन नीति ज्यादा या फिर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो वो क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो अब देखिए, उद्देश्य जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदार बनाना, व्यापार बाधाओं को कम करना और विवादों को सुलझाने के लिए एक समान नियम आधारित ढांचा तैयार करना था या प्रदान करना था, ठीक है। तो विश्व व्यापार एक संगठन है, तो संगठन है क्या, कि विश्व में क्या हो, अच्छे तरीके से व्यापार हो, तो ऑब्वियस सी बात है, व्यापार में जो बाधा आ रहा है उस बाधा को क्या कर देगा, कम कर देगा। दूसरा, यदि दो देश आपस में क्या हो गए, उलझ गए व्यापार को लेकर, तो उस व्यापार उलझन को क्या काम करेगा, विश्व व्यापार संगठन समाप्त करने का काम करेगा। और
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या बनाना, उदार बनाना। ठीक है, कि मतलब सभी का काम आ सके, इस प्रकार से मतलब कि एक देश जो है दूसरे देश के साथ आसानी से क्या कर सके, व्यापार कर सके, तो ये बनाना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोला है, उपभोक्ता एवं पूंजीगत वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करें। तो क्या बताना है, उपभोक्ता वस्तुएं तत्काल जरूरतों को क्या कर देती है, पूरी करती है, जैसे कि भोजन हो गया, जबकि पूंजीगत वस्तुएं अन्य सामानों के उत्पादन के लिए क्या उपयोग की जाती है, जैसे कि मशीनरी हो गया। अब देखिए उपभोक्ता और पंजीगत वस्तुओं में क्या अंतर है, उपभोक्ता में हम लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे और खा लेंगे, ठीक है, खा पी के समाप्त कर देंगे, मतलब कि वहां पे पैसा आपका क्या हो जाएगा, यदि 10 रुपया था तो 10 का आलू चप खा लिया आपने, 10 का क्या खा लिया, आलू चप खा लिया। तो अब आपके पास कितना रुपया बच जाएगा, 0 रुपया बच जाएगा। और आलू चप जो खाए तो क्या ये पैसा कमा कर के आपको देगा, क्या नहीं देगा। तो ये क्या हो गया, आपका उपभोक्ता हो गया, कौन सा वस्तु हो गया, उपभोक्ता। और वहीं पे आपके पास 10 रुपया, और 10 रुपया से आपने क्या किया, एक सुई खरीद लिया, और सुई से आप क्या करने लगे, कपड़ा सीने लगे। तो आप 10 रुपया से सुई खरीदे और उससे कपड़ा सीने लगे, तो आप उस चीज से कितना, बहुत सारा कपड़ा सी करके कितना, 100 रुपया कमा लिए। तो 10 रुपया आपने लगाया था और 10 से क्या बना दिया, 100 बना दिया। तो ये क्या कहला जाएगा, आपका पूंजीगत वस्तु कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा ये, पूंजीगत। मतलब जो पैसा था वो आपका क्या बन गया, पूंजी बन गया, और वो आपको पैसा आगे कमाने में मदद कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोला है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, इसके उत्पादक क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। तो अब देखिए सुनहरा रेशा किसको कहते हैं, तो जूट को क्या बोला जाता है, जूट मतलब पटुआ, हम लोग क्या बोलते हैं, पटुआ बोलते हैं ना। तो पटुआ को जो है सुनहरा रेशा बोला जाता है, क्योंकि पटुआ का रंग क्या होता है, सोने के जैसा, मतलब कि पीला हो जाता है। ठीक है, रेशा कहा जाता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है, बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के जलोढ़ मृदान पर है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कि जिस क्षेत्र में बारिश होता है तो उस क्षेत्र में क्या होता है, गन्ना लगाया जाता है। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, बांग्लादेश, ये सब क्षेत्र क्या है, उपजाऊ जमीन भी है, और बारिश भी अच्छी खासी होती है, गर्मी भी अच्छा पड़ता है। तो इस क्षेत्रों में क्या लगाया जाता है, आपको सुनहरा रेशा, मतलब कि जूट पटुआ लगाया जाता है। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र का क्या उद्देश्य है, तो क्या बताना है, विशेष विशेष आर्थिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, निर्यात को बढ़ावा देना, मतलब कि हम लोग ज्यादा सामान को क्या करेंगे, बेचेंगे। विदेशी निवेश आकर्षित करना, मतलब कि दूसरे देश से जो पैसा तैसा आ रहा है, कि आओ हमारे देश में लगाओ और हमारा देश क्या करेगा, विकास करेगा। और तीसरा जो है, बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ आसान व्यापार को क्या करना, सुनिश्चित करना, कि मतलब कि ढांचा यदि अच्छा से बना दिया जाए, अच्छा स्ट्रक्चर रहेगा, तो व्यापार क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये उद्देश्य है किसका, विशेष आर्थिक क्षेत्रों का। सड़क परिवहन के महत्व को लिखिए। तो सड़क परिवहन क्या है, सड़क परिवहन द्वार से द्वार सेवा प्रदान करता है। ठीक है, यह अन्य परिवहन साधनों जैसे रेलवे, बंदरगाह के लिए फीडर के रूप में कार्य करता है, और निर्माण व रख रखाव में लचीलापन प्रदान करता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, कि सड़क परिवहन के महत्व क्या है। तो सड़क परिवहन का महत्व क्या है, कि ये द्वार तो डोर टू डोर, मतलब कि एक घर से दूसरे घर तक क्या होता है, सेवा प्रदान करता है। जैसे आप बस में बैठते होंगे तो आपके घर के आगे में आके रोक रहा है, यदि कोई दूसरा व्यक्ति है, वो भी मान लीजिए 4 घर छोड़ करके है, तो वो अपना घर के आगे में उतर रहा है। तो ये क्या हो गया, द्वार से द्वार सेवा प्रदान कर दिया ना सड़क परिवहन। और सड़क परिवहन जो है रेलवे और बंदरगाह को किस रूप में, फीडर के रूप में क्या करता है, मदद करता है, अंदर से क्या करता है, मदद करता है। यदि रोड सही नहीं रहेगा तो बंदरगाह और रेलवे, रेलवे तो चलिए चल जाएगा, पटरी पे चलता है, लेकिन बंदरगाह पे आदमी सामान भेज पाएगा क्या जल्दी, नहीं भेज पाएगा, क्योंकि किसके माध्यम से, सड़क के माध्यम से ही बंदरगाहों पर भी सामान पहुंचता है ना। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, रेगुर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रेगुर क्या हो गया, काली मिट्टी। ठीक है, कि उच्च नमी धारण करने की क्षमता होती है, और यह चिकनी होती है, और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है, और स्व जुताई या कपास की खेती के लिए क्या है, आदर्श है। तो रेगुर जो है ये किसको बोलते हैं, हम लोग काली मिट्टी को बोलते हैं। इसमें जो है नमी, मतलब कि पानी रखने की क्षमता ज्यादा होता है, और ये चिकना होता है, और सूखने के बाद इसमें क्या पड़ जाता है, दरार पड़ जाता है। तो और यह मिट्टी जो है किसके लिए उपयोगी हो जाता है, कपास की खेती के लिए क्या है, एक उपयोगी मिट्टी है, या फिर आदर्श मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, बॉक्साइट की क्या उपयोगिता है। तो आपको क्या बताना है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्राथमिक स्रोत है, जिसका उपयोग विमान निर्माण, ऑटोमोबाइल और पैकेजिंग जैसे उद्योगों में व्यापक रूप से क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, उद्योगों के स्थानीयकरण के
स्थानीयकरण के कारकों का उल्लेख कीजिए। तो आपको क्या बताना है कि उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण के कारकों का उल्लेख कीजिए। तो आपको उद्योग स्थानीयकरण के कारक कौन कौन से हैं? कच्चा माल की उपलब्धता। अब देखिए फैक्ट्री कहाँ पे लगेगा? जहाँ पर उनको मालिक को जो है कच्चा माल तुरंत अच्छे से उपलब्ध हो जाए, आसानी से उपलब्ध हो जाए, वहां पे वो फैक्ट्री लगाना पसंद करेगा। तीसरा कि बाजार तक परिवहन का व्यवस्था हो, मतलब कि सामान बन गया तो उसको बेचना भी है ना। अभी मान लीजिए सामान बन गया और वो बेच नहीं पा रहा है, तो कोई फैक्ट्री लगाकर कोई फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होगा, उसको तो उल्टा नुकसान में ही चला जाएगा। ठीक है, तो बाजार तक पहुंच होना चाहिए, और उस क्षेत्र में जो है परिवहन का व्यवस्था क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। गाड़ी घोड़ा बैल बकरी सब, मतलब कि सब चलता हो। ठीक है, सरकार का ये उत्तरदायित्व हो कि मतलब कि क्या हो, एक सामान को दूसरे जगह भेजने में किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। वो किसके परिवहन के अंतर्गत में आएगा? श्रम होना चाहिए, मतलब कि मजदूर भी उस क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है, और आगे क्या बोला गया? मजदूर के साथ साथ क्या चाहिए? पूंजी भी चाहिए। पूंजी चाहिए ना, पैसा तैसा रहेगा तब ना आप उद्योग डाल पाइएगा। बिना पैसा का फैक्ट्री डलता है क्या? नहीं डलता है। तो पैसा होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास सरकारी नीति भी होना चाहिए। यदि मान लीजिए सरकार आपको सपोर्ट करेगा तभी आप कोई भी उद्योग डाल पाइएगा ना। यदि मान लीजिए सरकार ही सपोर्ट नहीं किया, कोई कानून ही नहीं ऐसा बना है, तो और आप क्या कर रहे हैं? उद्योग करने जा रहे हैं, तो आप किसके अंतर्गत आ जाएंगे फिर? देशद्रोही कहला जाएंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। वाटर शेड प्रबंधन क्या है? तो आपको क्या बताना है? वाटर शेड प्रबंधन भूमि और जल संसाधनों का टिकाऊ उपयोग है। ठीक है, टिकाऊ उपयोग और संरक्षण है, जिसका उद्देश्य मिट्टी के क्षरण को क्या करना है? रोकना है, जल संरक्षण करना है और क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाना है। तो वाटर शेड क्या बोलेंगे कि जल संसाधनों का टिकाऊ रूप से क्या करना है? बचाना है, रोकना है, और उसका उद्देश्य यह है कि मिट्टी भी ना कटे। ठीक है, और पानी भी बच जाए। अब पानी बच जाएगा तो उसको किस में उपयोग कर लेगा? खेती बाड़ी में उपयोग कर लेगा। तो खेती बाड़ी में जब उपयोग करेगा तो इसका कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि क्या बढ़ जाएगा? उत्पादन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला? आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायतों की क्या भूमिका होती है? तो क्या बताना है? ग्राम पंचायतें जागरूकता फैलाती है, फैलाने, योजना बनाने और राहत और पुनर्वास कार्यों में क्या कर देती है? ये सहायता करती है। ठीक है, सहायता करने और प्रारंभिक चेतावनी देने में भी ये क्या करती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सब बस कॉपी किताब में ही है ना, वास्तविकता में है क्या? वास्तविकता में तो मुखिया जी कभी घर से बाहर ही नहीं निकल रहा। वार्ड सदस्य जी जो है बस पैसा वसूलने के लिए ही निकलता, 50 रुपया 100 रुपया। ठीक है, या फिर लेबर कार्ड का पैसा वसूलने के लिए ही काम करता है ना, बाकी तो किताब में ये सब लिखा हुआ है कि मुखिया मदद करेगा, या फिर क्या कहते हैं ग्राम पंचायत जो है जागरूकता फैलाता है। बहुत सा बच्चा तो हमको लगता है कि मुखिया को देखा भी नहीं होगा। ठीक है, और क्योंकि घर से वो निकलते नहीं है। और बात रहा वार्ड सदस्य का, तो या फिर जिनका काम है वो अपना उत्तरदायित्व को समझता नहीं है, बस क्या कर रहा है? अपना पेट भर रहा है। आम जनता के लिए, आम जनता का सेवा करने के लिए आया था, लेकिन वो अपना सेवा करने में लगा हुआ है अभी। ठीक है, तो चलिए हम लोग 31वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्या बोला है? भूस्खलन से आप क्या समझते हैं? तो आपको क्या बताना है? भूस्खलन, भूस्खलन से तात्पर्य है चट्टानों, मलबों या फिर मिट्टी के ढलानों से और नीचे की ओर खिसकने से है। ठीक है, जो अक्सर भारी बारिश, भूकंप या मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। भूस्खलन कहने का मतलब क्या है कि मिट्टी जो है अपने स्थान से क्या होगा? घसक करके नीचे आ जाएगा, तो वो क्या कहला जाएगा? भूस्खलन। ये कहाँ पर होगा? पहाड़ी क्षेत्र में होता है। ठीक है, कब होगा? जब ज्यादा वर्षा हो जाएगा तब होगा। ठीक है, जो मिट्टी है वो अपना क्या करेगा? स्थान छोड़ देगा। या फिर जब पहाड़ी क्षेत्र में भूकंप आ जाए तब होगा। या फिर मानवीय गतिविधि के भी कारण होता है, क्योंकि कुछ आदमी थेथर होता है। ठीक है, तो उसको पता है कि पहाड़ गिर जाएगा, लेकिन फिर भी वो माटी काट के बेचता रहता है। ठीक है, तो उस कारण से भी होता है। यदि माटी काट रहा जा रहा है बार बार, तो और कुछ मान लीजिए नीचे से आप काट रहे हैं तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा? ढलान बन जाएगा। या फिर कुछ समय के बाद वो क्या होगा? जब बारिश तारिश तेज होगा तो वो गिर जाएगा। तो मानवीय कारण भी होता है, भूकंप होता है, और भारी वर्षा के कारण मिट्टी क्या क्या होता है? कटाव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 32 देखते हैं। यहाँ पर भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपायों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो क्या बताना है? 4 उपाय। तो पहला बात, जो आप घर का निर्माण करेंगे तो वो कैसा करेंगे? भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करेंगे। लोगों के बीच में क्या कीजिएगा? जागरूकता फैलाइएगा, शिक्षा दीजिएगा। ठीक है, और प्रभावी
प्रारंभिक चेतावनी लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। और भवन निर्माण नियमों को पर क्या होना चाहिए, सख्ती से प्रवर्तन होना चाहिए, कि जब घरों का निर्माण हो तो सरकार क्या करे, या फिर जो इसका काम है, जो भी सरकारी अधिकारी है उनका काम क्या है कि अच्छे से वो क्या करे, वो देखे कि भवन जो है भूकंप रोधी है या नहीं है। यदि नहीं है तो उसको दिशा निर्देश दे, ना कि बस क्या करे 10,000 या 15,000 रुपया लेकर के क्या कर दे, छोड़ दे कि हाँ चलो ठीक है बना लो घर, तुम अच्छा बना रहा है। इससे क्या होगा, जो व्यक्ति घूस दे रहा है वो भी मरेगा। मरना तो आखिर उसी को ही है, ठीक है, कि यदि गलती से गिर गया घर तो इससे अच्छा क्या है कि एक क्या नियम तियम जांच करने वाला व्यक्ति होना चाहिए कि यार ये भूकंप रोधी मकान बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो आने वाला पीढ़ी है वो भी सुरक्षित रहेगा, या फिर जो परिवार घर बना रहा है वो भी क्या रहने वाला है, सुरक्षित रहने वाला है, ठीक है। तो आपको बताना है कि भूकंप के प्रभाव, देखिए आप जब इसको लिखिएगा तो आप थोड़ा सा क्या कीजिएगा, बड़े करके सुंदर से अच्छे से सजा करके लिखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको 3-4 लाइन लिखना है, जैसे आप यही पूछा गया कि भूकंपों के प्रभाव को कम करने के 4 उपायों का उल्लेख कीजिए, तो आप क्या बताइएगा, इसको लिखने के लिए जाइएगा तो क्या बोलना है आपको, भूकंपों के प्रभावों को कम करने के 4 उपाय निम्नलिखित हैं, ठीक है। निम्नलिखित करके आप पहला नंबर पे क्या दीजिएगा कि 1 नंबर में आपको क्या लिखना है, भूकंप रोधी भवनों का निर्माण। दूसरा नंबर में क्या बोलना है, जागरूकता और शिक्षा, ठीक है। तीसरा नंबर पे क्या बोलना है, प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली होना चाहिए। और चौथा निर्माण नंबर पे आप क्या बोलिएगा, भवन निर्माण नियमों पर क्या होना चाहिए, सख्ती से प्रवर्तन होना चाहिए, ठीक है। तो आप सटा सटा कर नहीं लिखिएगा, इसके जैसा आपको क्या करना है, 1 बाय 1 लिखना है, ठीक है, जिससे कि ज्यादा आप पेज को क्या कर सके, कंज्यूम कर सकें, ठीक है। तो ये उद्देश्य है। तो और यहाँ पे मेरा बताने का मतलब सिर्फ क्या है आपको, कि पॉइंट टू पॉइंट बताएं जो कि आप परीक्षा में क्या कर सके, उसको याद करके लिख सके, ठीक है। अब ये नहीं है कि का है, की है, ये है, वो मैं बताते रहूं और आप जो है आपका सर दर्द हो जाए और आप क्या करें, उसको समझ करके आराम से सो जाए, कि पढ़ने से अच्छा है कि नहीं पढ़े फिर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा हल्का, अब हम लोग दीर्घ क्वेश्चन आंसर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए दीर्घ में पहला प्रश्न क्या है आपका यहाँ पर, कि दक्षिण वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या कदम उठाए। तो आपको क्या बताना है, अमेरिका ने सैन्य सहायता लिया, किसका, सैनिक का सहायता लिया, हथियार और प्रशिक्षण दिया, खुफिया संचालन किया, और सीआई एजेंटों, रडार और निगरानी, आर्थिक सहायता और मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम के माध्यम से साम्यवाद के प्रभाव को रोकने का क्या किया था, प्रयास किया था, ठीक है। एक समय में तो ये क्या होता है, खुद युद्ध करने के लिए कूद पड़ता है, ठीक है, लेकिन इनसे संभलता नहीं है। जो दक्षिण वियतनाम है वो क्या पूंजीवादी वाला, मतलब कि अमेरिका का बात को मानता था, और जो उत्तरी वियतनाम था वो किन की बात को मानता था, रूस के बात को, साम्यवादी विचारधारा को। तो वही साम्यवादी विचारधारा को रोकने के लिए ये दक्षिण वियतनाम में जो है एंट्री भी कर लेता है, ठीक है, और युद्ध भी करता है, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ती है, हारना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला, अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा एवं गति प्रदान की। तो क्या बताना है आपको, कि आंदोलन ने जन लामबंदी, स्वदेशी सहयोग, असहयोग, राजनीतिक चेतना, ब्रिटिश नियंत्रण की समझ, रणनीतियों का विकास, सविनय अवज्ञा और राष्ट्रीय पहचान व एकता स्वराज का लक्ष्य के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलनों को एक नई दिशा और गति प्रदान किया, ठीक है। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने किस प्रकार से क्या दिया, नई दिशा दिया। तो आपको क्या बोलना है, कि लोगों को लामबंद किया, किसके नाम पे, असहयोग के नाम पे, स्वदेशी के नाम पे, और लोगों के बीच में जो राजनीतिक चेतना को जगाई, और रणनीतियों का विकास किया, सविनय, पहले तो ऐसे बैठ जाता था, लेकिन अब इनका अलग रणनीति तैयार हुआ कि सविनय करना है, अवज्ञा करना है, आज्ञा नहीं मानना है, ठीक है। राष्ट्रीय पहचान वो एकता के बारे में इन्होंने बात किया, ठीक है। तो इन सारी चीजों को जब लेकर आगे बढ़ा, तब जो है लोगों के बीच में एक नई दिशा मिली, और उनको गति प्रदान हुआ, और उनके बाद राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो तेजी पकड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दीर्घ का, जन संघर्ष लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करता है, वर्णन करें। तो जन संघर्ष राजनीतिक भागीदारी को भागीदारी बढ़ा सकते हैं और जवाबदेही को बढ़ा सकते हैं, ये क्या है, सकारात्मक प्रभाव है। लेकिन यदि वे हिंसक हो जाते हैं तो वे अस्थिरता पैदा कर सकते हैं और विश्वास की कमी पैदा कर सकते हैं, और ये क्या है, नकारात्मक प्रभाव है। अब देखिए जन संघर्ष जो है, जन संघर्ष कहने का मतलब आम जनता, ठीक है, आम जनता
जो है लोकतंत्र को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो भाई सारा चीज तो आम जनता के ही द्वारा बना हुआ है ना। तो क्या बोला कि यदि आम जनता जो है वो क्या करते हैं, राजनीतिक दर राजनीतिक में ज्यादा भागीदारी निभाएगा, तो मतलब कि प्रश्न पूछेगा किससे, नेताओं से, और जब नेताओं से प्रश्न पूछेगा तो नेता को जवाब देना पड़ेगा, और नेता जब जवाब देगा तो मतलब उनको पहले काम करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक सकारात्मक प्रभाव है। क्या है ये, सकारात्मक प्रभाव है कि सरकारें जो है क्या करेगी, काम करेगी। लेकिन वहीं पे जनता जो है लाठी डंडा लेकर के जब उतर जाए सड़कों पर, तो ये क्या सकारात्मक नहीं, ये नकारात्मक क्या है, जन संघर्ष है, जो कि किसी भी देश के लिए या फिर किसी भी समाज के लिए काफी नुकसानदायक होता है। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है क्या बोला है यहाँ पे, भारत में स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता एवं महत्व की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है। किसकी व्याख्या करना है, स्थानीय स्वशासन की मतलब ग्राम पंचायत का जो शासन होता है, और महत्व की इसका क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। तो आपको क्या बोलना है, स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, कुशल सेवा विवरण, स्थानीय जरूरतों को पूरा करने और हाशिए के समूह को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है, जिससे कि लोकतंत्र की नींव क्या होती है, मजबूत होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि जो स्थानीय स्वशासन है, तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब कि सारा ताकत तो किसके पास है, केंद्र के पास है, केंद्र सरकार के पास है। लेकिन केंद्र सरकार जो है कुछ ताकत, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है कुछ ताकत किसको देती है, स्थानीय सरकार को देता है। और स्थानीय सरकार करने का मतलब ग्राम पंचायत में जो चुने जाते हैं, वार्ड सदस्य हो गया, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, उनके पास कुछ अधिकार दिया जाता है। ठीक है। और वो अधिकार इसलिए दिया जाता है कि जो समाज का गरीब गुरबा लोग है उनको क्या करे, वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करे और उनके हाशियों को क्या करे, मजबूत करे, उनको मजबूत करे। ठीक है। जिससे कि लोकतंत्र का नींव क्या हो सके, मजबूत हो सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्या बोला गया है यहाँ पे, फिर से आप देखिए कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो राष्ट्रीय आय क्या है, तो आपको क्या बताना है कि राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल क्या है, मौद्रिक मूल्य है। क्या बोला गया, राष्ट्रीय आय किसको बोलेंगे कि एक साल के अंदर में जितना भी क्या उत्पादन किया है, वस्तु उत्पादन किया है, उसका क्या कीमत रहा। ठीक है। और जो सेवा दिया, सेवा से क्या कमाया गया, कितना पैसा कमाया गया, इकट्ठा किया गया। ठीक है। तो जब हम इनको जोड़ लेते हैं तो वो क्या कहला जाता है, राष्ट्रीय आय कहला जाता है। तो क्या बोलना है, गणनाओं में कठिनाइयां गैर मौद्रिक क्षेत्रों में दोहरी गणना, काले धन की अर्थव्यवस्था, डेटा की गुणवत्ता और मूल्यह्रास का आकलन से आती है। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय गणना में आने वाली कठिनाई, तो आने वाली कठिनाई क्या है कि कोई आदमी पैसा को क्या करके रखा है, छुपा करके रखा है, दिखा नहीं रहा है, जिसको हम लोग काला धन कहते हैं, वो पहला समस्या। दूसरा कि गैर मौद्रिक क्षेत्रों में क्या क्या है कठिनाई, दोहरी गणना करना पड़ता है। अभी कुछ आदमी जो है काम करता है जिसका सरकारी डाटा नहीं होता है, जैसे चाय वाला, ठेला वाला, ये सब तो पैसा कमाता है। ठीक है। लेकिन इनका कोई भी डाटा जो है किनके पास नहीं होता, सरकार के पास नहीं होता है, क्योंकि ये कोई डाटा ही पेश नहीं करता है। ठीक है। उसका और डेटा की गुणवत्ता और मूल्य ह्रास का आकलन, तो सरकार जो है जो चीज को आकलन करना चाहिए उनको भी सही से आकलन जब नहीं कर पाती, तो ये सब क्या है, समस्याएं हैं। ये सब क्या है, समस्याएं हैं किनका, राष्ट्रीय आय का। तो राष्ट्रीय आय क्या है, तो आपको क्या बताना है कि एक साल के अंदर में जो भी रुपया कमाया गया, चाहे सेवा भाव से, चाहे उत्पादन करके, ठीक है, एक देश के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है उस देश का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 20 देखिए, 20 में क्या बोला गया है आपको कि आर्थिक विकास के माप के किन्हीं चार सूचकांकों का वर्णन करें। तो आर्थिक विकास, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अभी आपको बोला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कैसे कोई भी आदमी जो है डेवलप कर गया, मतलब कि उनके पास, जैसे बोलते हैं ना गांव समाज में कि एक व्यक्ति के पास पैसा आ गया, तो वो पैसा कैसा है, उसी को क्या कह देंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आर्थिक विकास के चार सूचकांक है। पहला क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद, कि एक मतलब जीडीपी, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक डेवलप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है। जीडीपी पी फॉर प्रोडक्शन होता है। ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब कि एक साल के अंदर में एक देश जो है जितना भी उत्पादन किया, ठीक है, और जितना भी पैसा कमाया, वो क्या कहला जाएगा, जीडीपी कहला जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, कि एक व्यक्ति जो है महीने का कितना रुपया कमा लेता है।
ठीक है। मानव विकास सूचकांक देखेंगे कि मानव का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी आपको तुरंत हम मानव विकास सूचकांक बताए थे, क्या बताए थे कि मानव विकास सूचकांक में तीन चीज देखते हैं, स्वास्थ्य देखते हैं, दूसरा शिक्षा देखते हैं, और तीसरा जो है हम लोग क्या देखते हैं, आय देखते हैं कि मतलब कितना रुपया वो कमा रहा है। ठीक है। तो ये तीन चीज जब अच्छा रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, मानव क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, एचडीआई इंडेक्स। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी देखेंगे कि गरीबी क्या है। तो आर्थिक विकास के मापन के चार सूचकांक क्या हो गया कि सबसे पहले हम लोग को जीडीपी देखना है कि एक देश जो है पूरे साल भर में कितना रुपया कमाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी बोलते हैं शॉर्टकट में। उसका दूसरा नंबर चीज क्या देखना है कि आपका गांव समाज विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको देखना है कि प्रति व्यक्ति आय कितना है, कि एक व्यक्ति जो है कितने रुपए कमा लेता है। ठीक है, वो देखेंगे। और तीसरा चीज क्या देखेंगे, मानव विकास सूचकांक एचडीआई, कि एचडीआई में भारत का या फिर क्या कहते हैं व्यक्ति का रैंक क्या है। मतलब कि एचडीआई देखने के लिए आपको तीन चीज बताए कि स्वास्थ्य अच्छा रहता है या नहीं रहता, उनके पास अच्छा शिक्षा है या नहीं है, वो अच्छे से पैसे कमा पा रहा है या नहीं कमा पा रहा है। ठीक है। और उनके बाद चौथा क्या देखेंगे, बहुआयामी गरीबी सूचकांक देखेंगे कि गरीबी जो है किस किस स्तर के कारण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखेंगे किसके लिए, आर्थिक विकास माप के ये चार सूचकांकों का वर्णन में। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है क्या बोला है, भारत के चाय उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो भारत के चाय उत्पादक क्षेत्र कौन है, उत्तरी में है, असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और यदि दक्षिण में बात करें, उत्तर में तो कितना राज्य हो गया आपका, एक दो तीन हो गया। और यदि दक्षिण भारत में बात करें तो कौन कौन सा जगह पे चीनी का सॉरी चाय पत्ती का खेती किया जाता है, तमिलनाडु और केरल में, भारत में स्थिति ये है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि 28 नंबर, सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो आपको क्या बताना है, सतत विकास का अर्थ है वर्तमान जरूरतों को क्या करना, पूरा करना, बिना भविष्य की पीढ़ियों की क्षमताओं से समझौता किए। यह आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक स्थिरता के तीनों स्तंभ पर क्या होना चाहिए, संतुलित करने पर केंद्रित करती है। अब देखिए क्या बोला है कि आपको क्या करना, सतत विकास का अर्थ क्या है कि वर्तमान जरूरतों को क्या करो, पूरा करो। अभी जो चीज चाहिए आपको वो तो लो, ठीक है, उसके लिए करो। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आने वाला पीढ़ी है उनको किसी भी प्रकार से समस्या ना हो जाए। ठीक है। आने वाला पीढ़ी जो है उनको किसी भी प्रकार से समस्या ना हो जाए आपके ज्यादा विकास से। ठीक है। यह आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता तीनों स्तंभ को क्या करता है, संतुलित करता है। कौन, सतत विकास, मतलब कि पैसा भी होना चाहिए, पर्यावरण भी क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, सामाजिक स्थिरता, समाज में भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये तीन स्तंभों को क्या करने का, संतुलित करने का कार्य करता है कौन, सतत विकास। ठीक है। तो यहाँ तक रहा आपका जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, ये पूरी तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया। मॉडल पेपर 2026 का बिहार बोर्ड के लिए जो भी बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है उनको आप देख लीजिए। ये देखिए शॉर्ट में बताया गया, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं आंसर लिखा गया, तो आप छोटे छोटे किए हैं। और लेकिन आप इनको क्या, जब पेपर में लिखने के लिए जाएंगे तो बड़ा बड़ा करके लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, काके की आपको ऑफलाइन क्लासेस में बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इसको विकसित करना है। ठीक है, ऑनलाइन के लिए बस इतना ही। ऑफलाइन में आपको जुड़ना है तो आप आ सकते हैं एप्पल क्लासेस, जो कि बलचंदा वार्ड नंबर 7 में है, नियर लोहा पुल। आपके बेहतर भविष्य के लिए सदा आपके साथ। ठीक है, एप्पल क्लासेस। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।